स्वागत है आपका UPPCS। हमारा टारगेट 17 मार्च का है। जो UPPS का प्री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए टेस्ट सीरीज आपकी सफलता में रामबाण सिद्ध होगी। इसके हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया? ये कौन सा अभिलेख था? ये मांस के अभिलेख में अशोक को, ये मांस के अभिलेख में जो है अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया, जबकि भाऊ अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी कहा गया। एक ये है आपका गुर्जर अभिलेख है, एक आपका नेतुर अभिलेख है। इस अभिलेख में जो है उसका नाम अशोक ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, सातवाहन काल में संस्कृति के संदर्भ में विचार पूछे, इसमें तर्क दिए। पहला दिया सातवाहन की जो राजकीय भाषा थी वो आप क्या पाली थी। दूसरा दिया आपको सातवाहन राज परिवार में महिलाएं वैदिक धर्म और पुरुष बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तीसरा आपको दिया सातवाहन समाज में मातृ सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। मातृ सत्तात्मक है जहाँ पर माता का ज़्यादा परिवार में एक मान्यता मिलती हो, ये आभास मिलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सातवाहन राज परिवार में महिलाओं के लिए तो बौद्ध धर्म था, ये उल्टा है। बौद्ध धर्म था महिलाओं के लिए तो, और पुरुषों के लिए जो था ये था वैदिक धर्म, जिसका पालन करते थे। और जो सातवाहनों में जो राज्य की भाषा थी वह पाली न होकर के वह थी प्राकृत भाषा। वह थी प्राकृत भाषा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम आपको सजाना है। सबसे पहले सुंग आए, सातवाहन आए या कण्व आए? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश आए, जिसकी स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की। पुष्पमित्र शुंग ने की थी इसकी स्थापना। जिसकी स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी। और उसके बाद में ये आए आपके शुंग वंश के बाद कण्व वंश, इसकी स्थापना की वासुदेव ने। उसके बाद आए सातवाहन वंश, जिसकी स्थापना करी थी शिमुक ने जिसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य प्रमुख बंदरगाह का सही अनुक्रम बताना है। बड़ोच गुजरात तट, चोल नोरा आंध्र तट और पोलूरा ओडिशा तट। इसका बी सही है। केवल एक और तीन, यानी कि जो आपका ये है बड़ोच, ये गुजरात तट है, और आपका जो ये आपका पोलोरू है उड़ीसा तट में। पोलोरू जो है आपका ये उड़ीसा तट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पांचवा, निम्नलिखित में से विल्लार किसे कहा जाता है? विल्लार आपके क्या कहते हैं, जो धनी किसान होते हैं ना उन्हें कहा जाता है विल्लार। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में ये लिखी गई? अल बरूनी की कीर्ति है ये जो कीर्ति है अल हिंद, ये अल बरूनी की कीर्ति है, ये अरबी भाषा में लिखी गई। पहला ही क्वेश्चन है इसका, अरबी भाषा, ये अरबी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपदेशक और दरगाह के स्थान को सुमेलित करना है। ये है आपकी शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, ये अजमेर राजस्थान में है। ये बिल्कुल सही है, अजमेर में है। अजमेर कहाँ है आपका? राजस्थान में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
ये आपका दिल्ली में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का एक है, अभी का दूसरा है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ये जो है ये अजोधन पाकिस्तान में ही है, अजोधन पाकिस्तान में, ये भी आपका सही है। और शेख सलीम चिश्ती, ये फतेहपुर सीकरी में, ये भी सही है। तो ये आपका आंसर है 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, अमर नायक प्रणाली। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, पूछे अमर नायक क्या थे? ये एक सैनिक कमांडर थे, सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राज्य के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। मुगल दरबार का इतिहास फारसी भाषा में लिखा गया। मुगल दरबार का जो इतिहास है फारसी भाषा में लिखा गया। मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी। ये आपको बताना है, इसमें एक सही है, दो सही है, या ए और दोनों सही है, या दोनों ही असत्य है। मुगलों की भाषा, जो मुगल दरबार का जो इतिहास फारसी भाषा में ही लिखा गया। तुर्की भाषा उनकी मातृभाषा थी। ये तुर्की भाषा इनकी जो है मातृभाषा थी। बिल्कुल दोनों ही करेक्ट आंसर है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा को कितने जिल्दों में विभक्त किया गया? अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभक्त किया गया। 3 जिल्दों में अकबरनामा को, जिसमें प्रथम 2 इतिहास हैं, तीसरी आईने अकबर है। प्रथम 2 इतिहास हैं, तीसरी जिद आईने अकबर है। 11% है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? ये मद्रास के अंदर की गई, ये मद्रास के अंदर। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेगुलेशन के तहत सूर्यारत कानून पारित किया गया था? सूर्यारत कानून था, कब पारित किया गया था? एक व्यवस्था थी इस्तमरारी व्यवस्था। इस्तमरारी व्यवस्था में जो है सूर्यास्त कानून पारित किया गया था। 1793 में ये व्यवस्था थी। ये व्यवस्था कब की थी? 1793 में इस्तमरारी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत सूर्यास्त कानून पारित किया गया था, जिसके अनुसार अगर निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व चुकता नहीं करता तो उससे संबंधित जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो कर या टैक्स के रूप में जमींदारों से टैक्स वसूला जाता था, जो समय निर्धारित कर दिया जाता था, उस समय की निर्धारित शाम तक। प्रश्न ध्यान 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है विद्रोह और जिसके नेतृत्व करता थे उनके बारे में इनका मिलान करना। यह रमोसी विद्रोह, जो इसके नेतृत्व करता थे वे चित्तर सिंह थे, बिल्कुल सही है। और जो ये था आपका खासी विद्रोह, खासी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो 1833 में तीरथ सिंह ने किया था, ना कि बिरसा मुंडा ने। ये तीरथ सिंह ने किया था इन्हें 1833 में। कोका आंदोलन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और रप्पा जो विद्रोह हुआ था अल्लूरी सीताराम
राजू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक घटना है और इसके जो काल है वे सही है नहीं, इसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है। जो यह था अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था, 1908 में। और जो दिल्ली षड्यंत्र केस था, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में किया गया था, दिल्ली षड्यंत्र केस ये 1912 में किया गया था। और जो काकोरी कांड था वो आपका अगस्त 1925 में किया गया था, काकोरी कांड 1925 में। और जो आपका लाहौर षड्यंत्र केस का जो काल था 1929 में था, 1929 में। तो इस प्रकार से पहले का चौथा इसमें एक ही ऑप्शन में है, सी में, यही आपका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटमारू पोत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में से वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था। ये एक पोत था, ये एक पंजाब के जो क्रांतिकारी थे गुरजीत सिंह, इनका नाम था गुरजीत सिंह ने, एक जापानी पोत था, इनसे जो ये पोत है था ये जापानी था, कामागाटमारू पोत जो जापानी था को किराए पर इन्होंने ले लिया। गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर मार्च 1914 को दक्षिण पूर्वी एशियाई के करीब 376 यात्रियों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। सिंगापुर से वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया। आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंदोलन के उनके कालक्रम जो है व्यवस्थित करने। आपका होम रूल आंदोलन जो था, होम रूल आंदोलन ये 1916 में हुआ, 1916 को चंपारण सत्याग्रह में और जो अहमदाबाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में सब चंपारण यानी कि ये देखना पहले कौन सा हुआ उससे बाद में कौन सा हुआ, इनके कालक्रम सजाने हैं। जो होम रूल आंदोलन था ये तो हुआ था आपका 1916 में, और चंपारण हुआ था 1917 में, और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी वो 1918 में, और आपका जो खेड़ा सत्याग्रह था ये भी 1918 में था, खेड़ा भी 1918 में ही था। 1900 मार्च में था खेड़ा सत्याग्रह, और ये था 15 मार्च को। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी वो 15 मार्च को थी, और ये जो थी ये थी आपकी 22 मार्च को। बस यहीं कन्फ्यूज है इसमें। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका होम रूल आंदोलन इसमें भी है, ये आपका बी ऐसे कटेगा, और ये भी होम रूल आंदोलन है, तीनों में होम रूल आंदोलन से बाद में होगा चंपारण 1917 वाला। तो चंपारण इसमें तो है नहीं, तो हमारा सी आंसर लेकर चलते हैं। होम रूल आंदोलन है, उसके बाद में चंपारण है, उसके बाद में अहमदा 15 मार्च को हुआ था, और जो खेड़ा सत्याग्रह था आपका, खेड़ा जो सत्याग्रह था वो हुआ था 22 मार्च को। तो ये आंसर आपका करेक्ट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन करण है। दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में एक दृढ़ संकल्प के साथ देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करेगा। दूसरा है, उसने भारत में पिंडारियों का दमन और मराठा संघ का अंत किया। क्या ये दोनों ही सही है? तो इसमें आपका जो है ये भी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में एक दृढ़ संकल्प के साथ आया, ये भी सही है, और वह देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। उसने भारत में पिंडारियों का और मराठू संघ का अंत कर दिया, ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन इनकी व्याख्या अलग है। तो आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा बी होगा, कथन ए और दोनों सत्य हैं परंतु सही व्याख्या
नहीं करता। इसका 18वां क्वेश्चन है, आयोग अध्यक्षता और किस संबंधित क्षेत्र से संबंधित थे? ये क्वेश्चन है आपका। जो शिक्षा सुधार करी, ये तो सबको ही पता है इसका, शिक्षा सुधार। जो 23 में पहले का जो शिक्षा सुधार है, ये सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुई, लॉर्ड कर्जन ने करवाई 1902 के आसपास, 1902 ईस्वी में ये करवाई थी। 1902 में जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधार करा। सर थॉमस रेले जो थे वे अध्यक्ष थे लॉर्ड कर्जन के काल में। पुलिस सुधार कर्जन ने 1902 में इसमें भी कल्याणी थे। सर एंड्रयू फेजर जो है इन्होंने पुलिस सुधार कराया। तो इसमें दूसरे का पहला, इस वाले का तो शिक्षा सुधार था सर थॉमस रेले, और ये जो बी था सर एंड्रयूज फ्रेजर, पुलिस सुधार संबंधित थे। और ये जो मैकडोनाल्ड था, ये संबंधित था अकाल से संबंधित था। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था, जिस काल का अकाल सहायता की व्यवस्था को योग्य पूर्वक चलाने से संबंधित सिफारिश से माध्यम था। एक था इसमें कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ, ये सिंचाई से संबंधित थे, इसलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में 1935 का भारत सरकार अधिनियम स्वीकृत किया गया? 1935 में जो किया गया, लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ। ये 1900 का जो कार्यकाल रहा, लॉर्ड विलिंगटन का जो कार्यकाल है 1931 से लेकर 36 तक का इनका कार्यकाल रहा। इसी में 1935 का भारत सरकार अधिनियम स्वीकृत किया गया लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को किसान प्राण भी कहा जाता था? किसान प्राण भी, ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो है स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लॉर्ड वेवेल थे, इनका जो कार्यकाल था, लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 तक का रहा। 1944 से लेकर 47 तक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का समापन, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें असत्य कौन सा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का समापन भी 1945 में हुआ था, ये भी सही है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल मुकदमे भी ये भी आपके लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुए। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये आंदोलन हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से किन प्रस्ताव का संबंध भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास से है? मेयो प्रस्ताव और एकिलपन प्रस्ताव।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डोपलर विस्थापन में यदि स्पेक्ट्रम में रिक्त विस्थापन की घटना हो रही हो तब क्या करेंगे? आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है, आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही है, आकाशगंगा और पृथ्वी दोनों अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, इनमें से कोई नहीं। जब डोपलर विस्थापन में यदि स्पेक्ट्रम में विरक्त विस्थापन की घटना हो रही हो तब आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 24वां क्वेश्चन है, गोल्डीलोक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्डीलोक जोन के संबंध में, सौरमंडल के बाहर जाने वाला क्षेत्र, पृथ्वी के समान दिशाओं वाले ग्रहों के होने वाली संभावना के ऊपर वेट, सामान्यतः गोल्डीलोक जोन से आगे सौरमंडलीय क्षेत्र, इस आवास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें आपका पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की होने वाली संभावना, तो ये दूसरा। एक चौथा आंसर इसमें, इस आवास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे आवास योग्य क्षेत्र भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, सौर कलंक का तापमान सौर सतह के तापमान से क्या होता है? कम होता है। सौर कलंक का तापमान सौर सतह के तापमान से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सा सही अवस्था है, कौन सी सही अवस्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर बी है, लियो लियो लिथोस्फियर। पहले नंबर पे है लिथोस्फियर, दूसरे पे है पाइरोस्फियर, फिर है बेरोस्फियर। ये आपका सही आंसर है, लिपैबई। लिफाबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण माना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, धनुषाकार डेल्टा। धनुषाकार डेल्टा, धनुषाकार डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ पर्ल की दशा कब बनती है? मदर ऑफ पर्ल की दशा कब बनती है? समताप मंडल में। मदर ऑफ पर्ल की जो दशा बनती है समताप मंडल में बनती है। उनतीसवां क्वेश्चन है, मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती? मांड मिट्टी, मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में पाई जाती, दक्षिणी भाग में। मांड मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में पाई जाती है। 30वां क्वेश्चन है, भूमध्य सागर जलवायु के बारे में कथन पर विचार कीजिए। इसका विस्तार 30 से 45 अक्षांश दोनों गोलार्धों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, शीतकाल में वर्षा व शुष्क ग्रीष्मकाल होता है, ये भी सत्य है। तीसरा है, इस प्रदेश में खट्टे व रसीले फल अधिक मात्रा में उगते हैं, ये भी सही है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला दर्रा ये आपका जास्कर श्रृंखला में, पहले ऑप्शन नंबर है इसका। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की जास्कर श्रृंखला में है। श्रीनगर से लेह जाने का जो सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। यह सिंधु नदी द्वारा निर्मित दर्रा है, सिंधु।
यह सिंधु नदी द्वारा निर्मित एक दर्रा है। 32वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सफेद कोलर से किस क्रिया को इंगित किया जाता है? सफेद कोलर से यह है चतुर्थ क्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ क्रियाएं। निम्नलिखित में से सफेद कोलर से किस क्रिया को इंगित किया जाता है? चतुर्थ क्रियाओं से। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन अंत्यपोलॉजी पत्तन के अंतर्गत नहीं आता? अंत्यपो पत्तन। इसमें ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। ये जो है आपका, ये सिंगापुर, राडरमम और कोपेनहेगन जो ये आपके पत्तन हैं, ये आते हैं अंत्यपो पत्तन के अंतर्गत। और जो ये आपका है होनोलू, ये जो आता है ये विश्राम पत्तन के अंतर्गत आता है। मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन के अंतर्गत ये आता है। 34वां क्वेश्चन है, एबोरिजिन्स जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जनसंख्या प्रवासन के कितने कारण माने जाते हैं? जनसंख्या प्रवासन के कितने कारण माने जाते हैं? ये कारण माने जाते हैं 5। पहला कारण है भौतिक कारक। दूसरा माना जाता है जननांकिकी कारक। तीसरा माना जाता है आर्थिक कारक। चौथा माना जाता है सामाजिक सांस्कृतिक। पांचवा माना जाता है राजनीतिक कारक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से मेलिसिस बेसिन के किस राज्य को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम जिसे मोलेजिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, यह मर्दुल और असंगठित चट्टानों से बना है। ये जो मिजोरम है आपका राज्य है, ये मर्दुल व असंगठित चट्टानों से बना है। सैंतीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये नदी है हमारी, ये नदी है, इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करनी है। 37वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर और महानदी। उत्तर से दक्षिण की ओर, कोई न सजा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। वर्षा, मिट्टी, तापमान, ऊंचाई, उपयुक्त में से कौन से कारक किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं? वर्षा भी करती है, मिट्टी भी करती है, तापमान भी करता है, ऊंचाई भी करती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और उनका जो क्षेत्र है वो सही सुमेलित है? निम्नलिखित कौन सी पहाड़ियां और उनका जो क्षेत्र सही सुमेलित है? जो पटकोई की पहाड़ियां हैं, ऑप्शन नंबर डी,
जवादी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट, ये आपका सही सुमेलित है। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। और ये जो पहाड़ियाँ हैं, सेवराई पहाड़ियाँ, सॉरी, ये सेवराई पहाड़ियाँ हैं, ये है सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु की, तमिलनाडु के पूर्वी घाट में। ये दे रखा आपको पश्चिमी घाट, तो यहाँ पे है पूर्वी घाट तमिलनाडु के। और जो मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं, ये आपकी मिजोरम में है। और ये आपकी पटकोई जो पहाड़ियाँ हैं, ये अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना है। पश्चिमी घाट में नहीं है ये भी, तो ये भी आपका गलत है। सिप, ये है डी, जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में है, पूर्वी घाट में स्थित है, जबकि अन्य पहाड़ी की स्थिति भिन्न है। ये 40वां क्वेश्चन है, इसमें खान बतानी और इनकी अवस्थिति कहाँ है ये बतानी। बाबा बुदन पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक में है। बादाम पहाड़ियाँ ये ओडिशा में है। बेला ढीला जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। करीमनगर ये आपका तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर ए। 41वां क्वेश्चन है, दर्रे और उनके भौगोलिक महत्व के बारे में असत्य क्या है? सतलज नदी सिप्पिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सही है। जो जिला श्रीनगर और कारगिल और लेह से जुड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। बनिहाल दर्रा ये आपका गलत है, बनिहाल दर्रे से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसने पूछा असत्य है, तो असत्य यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी पवन है? ये बोरा जो है पवन, ये बिल्कुल ठंडी है। बोरा जो पवन है ये बिल्कुल ठंडी पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर सी, एल्बिट्रॉस पठार, ये अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता। डोल्फिन भी पाया जाता है, चैलेंजर भी पाया जाता है, टेलीग्राफिक भी पाया जाता है। कहाँ? अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं, लेकिन जो एल्बिट्रॉस पठार है ये नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मंडल में सबसे न्यूनतम तापमान है? ऑप्शन नंबर सी, जो मध्य तापमान, तो मध्य मंडल है, इसमें सबसे कम या सबसे न्यून तापमान होता है मध्य मंडल में, 45। जैव भू रासायनिक चक्र के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में परिवर्तन दर्शाता है। यह जैविक के अजैविक प्रावस्था में पुनरावृत्ति का प्रारूप है। दोनों ही इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक है आपका धूम्र कोयला। 47वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है, मनुष्य में जो श्वास श्वसन संबंधी समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वायु प्रदूषण के परिणाम से संबंधित हैं। अम्लीय वर्षा के, इसमें दिया था हमने, दूसरा भी है, अम्लीय वर्षा से मृदा एवं जल प्रदूषण होता है। अम्लीय वर्षा से मृदा और जल प्रदूषण होता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन 48वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोकार्बन भी है, परफ्लोकार्बन भी आपका ग्रीन हाउस है, सल्फर
सर सल्फर हेक्सन फ्लोराइड भी है, और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, डी। स्मोक क्या है? स्मोक, स्मोक धुआं तो है ही। कोयला भी है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार के स्तर पर किसी एजेंसी को भारत में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के कार्यान्वयन की देखरेख करने की भूमिका किसे सौंपी गई? ये नीति आयोग के पास होती है, नीति आयोग के पास, नीति आयोग के पास होती है।